नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। टीकाकरण मोबाइल टीम द्वारा एसपी कार्यालय में पहुंच फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी प्रिकॉशन डोज। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की लेबर कॉलोनी में श्रमिक की मौत, 5 घंटे चला हंगामा और राजनीति नहीं सेवा नीति के नारों के साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान। खबरें अब विस्तार से। टीकाकरण मोबाइल टीम द्वारा एसपी कार्यालय में पहुंच फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी प्रिकॉशन डोज। 9 महीने पहले जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगी, उन्हें आज से लगना चालू हुआ बूस्टर डोज। आपको बता दें, मोबाइल टीम जगह जगह घूमकर प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर मोबाइल टीम के द्वारा प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य किया गया। आपको बता दें, 9 महीने पहले जिन्हें वैक्सीन लगी, आज से उन्हें प्रिकॉशन डोज लगना प्रारंभ हुआ। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा उम्र वाले लोग इसमें पात्रता के रूप में शामिल किए जाएंगे। कोरोना के दुष्प्रभाव से बचाव को लेकर 1 साल से वैक्सीनेशन चल रहा है। ऐसे लोग जिन्हें शुरुआती दौर में वैक्सीन लगी, उनके लिए प्रिकॉशन डोज आज से लगना आरंभ हो चुका है। देश सहित जिले में भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। आज रीवा जिले में विभिन्न टीमों के द्वारा प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य किया गया। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से अधिक उम्र वाले ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं। गौरतलब है कि जिले में अब तक 17,65,016 लोगों को पहली डोज तथा 16,74,238 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा ने बताया कि 60 साल से अधिक उम्र वाले ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, लकवा, हृदय रोग, किडनी, लीवर, टीबी, दमा से पीड़ित है, उन्हें यह डोज लगाई जाएगी, लेकिन उन्हें अपने चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक होगा। आपको बता दें, यह प्रिकॉशन डोज उन्हें लगाया जाएगा जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगे 9 महीने पूरे हो गए हैं। सीएमएचओ ने बताया कि जिन्हें 12 अप्रैल 2021 से पहले दूसरी वैक्सीन लगी है, वही इसके पात्र हैं। इसके लिए कई मोबाइल टीम भी जगह जगह घूमकर प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर मोबाइल टीम के द्वारा प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य किया गया। प्रस्तुत है एक झलकी। देखता हूँ मैं पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने पर देश प्रदेश के साथ रीवा में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज भाजपा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सिरमौर चौराहा में भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जाना एक शर्मनाक हरकत है। प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी केवल उच्च अधिकारियों को होती है, जिसे कांग्रेस सरकार के द्वारा लीक किया गया और प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश की गई। आपको बता दें, पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को हवाई यात्रा करनी थी, लेकिन कोहरा होने के कारण उनका काफिला रोड से निकला। रास्ते को प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 15 मिनट तक रोक कर रखा। इसके चलते फिरोजपुर में होने वाली पीएम मोदी की रैली भी रद्द हो गई। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया। साथ ही साथ पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया। बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें लिखा है कि पीएम सुबह बठिंडा पहुंचे थे, फिर वहां से उनको हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और कम दृश्यता की वजह से पहले पीएम को 20 मिनट इंतजार करना पड़ा, फिर आसमान साफ न होता देख उन्हें सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में हुई इस घटना के बाद देश की राजनीति गर्मा चुकी है। प्रस्तुत है भाजपा जिला मंत्री नरेंद्र शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये लोकतंत्र एवं संविधान को ध्वस्त करने वाली पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब दौरे पर उनके जो विशेष सुरक्षा में, उसी के संबंध में हम लोग आज कलेक्ट्रेट प्रांगण रीवा में मौन धरना रखा हूँ। इसके पहले भी आप लोगों ने मतलब इसका विरोध कर चुके हैं और प्रदर्शन भी कर चुके हैं। क्या जरूरत पड़ रही है आपकी सरकार होते हुए भी आप लोगों को धरने में बैठना पड़ रहा है? नहीं, अपने सरकार, चूँकि लोकतंत्र का कांग्रेस पार्टी जो है, तो अपने लोकतंत्र संविधान
के खिलाफ ध्वस्त किया है। इसलिए हम लोगों को मौन धरना में उनको सीख आए कि ये किसी भी एक दायित्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में ऐसा चूक की गई है, इसलिए हम लोग मौन धरना में। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आपके इससे धरने में बैठ के क्या क्या पाना चाहते हैं? ये धरना में धर रहे हैं, ऐसे सरकार को हम लोग सीख देने के लिए बैठा हूँ, कैसा नहीं करना चाहिए। अपने ही सरकार को या फिर पंजाब? भैया उसमें अपना हम ऐसी मांग कर रहे हैं मौन धरना के, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। पूर्व में भी हमने एक धरना दिया था, मौन धरना दिया था, उसके माध्यम से हमने विरोध किया था। चूँकि यह लोकतांत्रिक देश है, इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, वो भी देखने से ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर की गई चूक है। इसलिए आज हम यहाँ पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर हमने ये विरोध प्रकट किया है कि लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की चूक अक्षम्य है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की लेबर कॉलोनी में श्रमिक की मौत, 5 घंटे चला हंगामा, ठेका कंपनी ने दिए 2.5 लाख। आपको बता दें, रीवा जिले की चुरहटा थाना अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बेला की लेबर कॉलोनी में हार्ट अटैक से एक श्रमिक की मौत हो गई। निधन की सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया। कहा कि मृतक की 3 बेटियां हैं, कोई जिम्मेदार उनके पीछे नहीं है। ऐसे में आश्रितों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए तभी लाश उठाने देंगे। बढ़ रहे बवाल को देखते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन ने नौबस्ता चौकी पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद चुरहटा थाना प्रभारी निरीक्षक विद्यावारित तिवारी, नौबस्ता चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने दोनों पक्षों को समझाइश दी। तब ठेका कंपनी ने 2.5 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिए। तब मृतक का शव गृहग्राम भिजवाया गया। आपको बता दें, चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा ने बताया कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे श्रमिक दरोगा कोल 45 वर्ष निवासी बिचरटा थाना शाहपुर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के ठेका कंपनी में मजदूरी का कार्य करता था। वह प्लांट के बगल में बड़ी विकास कॉलोनी में रहता है। देर रात दिल का दौरा पड़ते समय परिजनों के सामने वो गिरा और उसकी मौत हो गई। रात में ही नात रिश्तेदार और गांव को सूचना भिजवा दी गई। ऐसे में सुबह 6 बजे मृतक के आधा सैकड़ा रिश्तेदार लेबर कॉलोनी में पहुंचकर बवाल मचाना शुरू कर दिए। बताया गया है कि प्रदर्शनकारी 10 लाख रुपए मुआवजा कंपनी प्रबंधन से मांग रहे थे, लेकिन श्रमिक निजी कंपनी में ठेकेदार के अंडर पर मजदूरी कर रहा था। ऐसे में कंपनी ने मुआवजा देने से मना कर दिया। बढ़ रहे बवाल को देखते हुए पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदारों ने ठेकेदार से बात कर 2.5 लाख रुपए की तत्कालीन सहायता राशि दिलाई। इसके बाद सुबह 11 बजे तक मामला शांत हो गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में एम्बुलेंस की मदद से शव को गृहग्राम भिजवा दिया है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? कल्पना दिवासी। कैसे घटना घटी है ये? रात को पापा पेशाब करने उठे थे जी। अंदर गए सोने, गिर गए तो मैं उठकर बोली पापा क्या हुआ? पापा कुछ नहीं बोले। कितने बजे रात की घटना है ये? हो गए 12:30 बजे। अब क्या मांगे आप लोगों की हैं कंपनी से? कुछ नहीं, हम 3 लाख बहन है तो पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मम्मी के लिए भी पैसा चाहिए। पेंसिल 2000 दे, 2000 नहीं 10,000 महीने में दे। अब 1500 हम लोग को दे। महीने में मम्मी को दे 10,000। कितनी बहन है आप? 3। भाई? भाई नहीं है। कितने वर्ष से पापा आपके यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? हो गए 20-25 वर्ष। ये बिटिया फोन लगाई क्या इसके अम्मी पापा चरपटाला अब हम घरे तरफ बैला। कब की घटना है ये? रात में 12 बजे। 12 बजे की। कितने बच्चे हैं आपके? 3 के बिटिया बुढ़वा ससुर हैं, आँखें नहीं दिखाया। गांव कहाँ है? बिचराटा मालूम किया। यहाँ क्या काम करते थे ये? विगत दिवस गोल्ड क्वार्टर्स तोपखाना बिछिया साइट पर नगर पालिक निगम रीवा द्वारा 112 भवनों के लोकार्पण के साथ आंशिक रूप से 20 जिन हितग्राहियों की संपूर्ण राशि जमा है, उन हितग्राहियों को पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेश शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में चाबी प्रदान की गई। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजट्टी एवं
नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा उपस्थित रहे। आपको बता दें, नगर निगम रीवा द्वारा वार्ड 44 में 3 चरण में 120, 112, 112 भवन का आवंटन नगर निगम रीवा द्वारा किया जा चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि इन आवासों के निर्माण के साथ साथ आवंटन में रीवा नगर निगम ने पूरे प्रदेश में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हितग्राहियों को नवनिर्मित आवासों की चाबी देने के साथ साथ इन आवासों की व्यवस्था किए जाने, पीने के पानी की व्यवस्था तथा बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए 62 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के भवनों के निर्माण के लिए संविदाकार को निर्देश भी दिए व आवासों की कीमतों को संशोधन कर राशि कम करने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। विधायक रीवा द्वारा यह भी बताया गया कि जिन हितग्राहियों को 4,75,000 रुपए का भवन प्रदान किया गया है, संशोधन के बाद उन भवनों की कीमत 3,25,000 काटने व शेष राशि 1.5 लाख हितग्राहियों को उनके खाते में नगर निगम द्वारा वापस की जा चुकी है। इस कार्यक्रम में विस्तृत जानकारी अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला द्वारा दी गई तथा कार्यपालन यंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना AP शुक्ला द्वारा आभार व्यक्त किया गया। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। कोई कल्पना कर सकता था कि जो लोग स्लम में रहते हों या किसी बस्ती में किराए से मकान लेकर रहते हों, जहाँ पर ठीक से सड़क और बिजली और पानी की इस प्रकार की व्यवस्था न हो जिसकी यहाँ पर है, कोई प्रधानमंत्री आएगा और ऐसी योजना बना के और पूरे देश में एक अभियान चल जाएगा कि 2 लाख रुपए में और 3.25 लाख रुपए में मकान गरीबों को मिलने लगे। ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है। आप कल्पना करिए कि अकेले 1736 गरीबों के लिए इस प्रकार के मकान बन के तैयार हुआ है। पूरे देश में कितना मकान बने होंगे, क्योंकि जब नियत अच्छी होती है और कमिटमेंट होता है देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, तब इस प्रकार की योजनाएं बनाने का वो काम करता है। और आज जैसा अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे कि वास्तव में हम लोग थोड़ा बीच में निराश हो गए थे, लेकिन हम लोग की निराशा और हम लोगों की आवाज़ वहां पहुंची और फिर से उसमें उन्होंने दोबारा निर्णय किया कि 4.25 लाख रुपए का मकान को 3.25 लाख रुपए में देंगे। कम कर दिया, कम किया पैसा। LIG MIG बिक नहीं रहे थे तो फिर नगर निगम ने 2 बार 3 बार पैसा कम किया, कीमत कम की। पहले 18 लाख कर दिया था, फिर 15 लाख, फिर 13 लाख, फिर जितने में बिक सकता था। उद्देश्य क्या था कि हमें LIG MIG से कमाना नहीं है। LIG MIG से सिर्फ इतना पैसा मिल जाए कि गरीबों के लिए जो नगर निगम का हिस्सा है वो देने की स्थिति में नगर निगम आ जाए। तो गाड़ी जो रुकी पड़ी थी वो चल पड़ी और आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये धड़ाधड़ लोकार्पण सिर्फ रीवा में हो रहे हैं और जितनी अच्छी लोकेशन रीवा में दी गई है प्रधानमंत्री आवास के लिए, दूसरी जगह उतनी अच्छी लोकेशन नहीं मिल पाई दूसरे शहरों में। जिस प्रकार की लोकेशन रीवा में मिली है, ललपा में, जहाँ पे गरीब रहते हैं वहीं बना दिया, क्योंकि उनका रोजी रोटी वहाँ जुड़ी हुई है, धंधा जुड़ा हुआ है। राजनीति नहीं सेवा नीति के नारों के साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान जनसत्ता दल के पदाधिकारियों ने कहा कि वह लोगों के बीच राजनीति के लिए नहीं बल्कि सेवा भावना के साथ पहुंच रहे हैं। राजनीति नहीं सेवा नीति के नारों के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी लोगों की सेवा के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर राजनीति का एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। वार्ता के दौरान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी चुनाव के मैदान पर उतर चुकी है। अब मध्य प्रदेश में लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज जो पार्टियां शासन कर रही हैं वो जाति धर्म की राजनीति से शासन करना चाहती हैं, लेकिन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी सबको एक साथ एक समान लेकर देश की प्रगति की राह पर चलने के लिए पथ बनाने वाली है। आइए सुनते हैं क्या कहा पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में। ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है
और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं और उनके निर्देशानुसार जो है वो ये सदस्यता अभियान का गठन किया जा रहा पूरे मध्य प्रदेश में और बाकी सभी प्रदेशों में चालू है। मध्य प्रदेश में भी ये नहीं चालू रहा और माननीय राजा भैया जी द्वारा उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और उनकी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में मुझे शामिल किया गया है और जो मार्गदर्शन माननीय राजा भैया जी के द्वारा दिया गया है उनका पूरी निष्ठा और पूरे कर्तव्य के साथ जनसत्ता दल का मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाकर गठन करके कमेटी का सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है वो मध्य प्रदेश में की जाएगी और आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में भी जनसत्ता दल भागीदारी अपनी शक्ति ताकत के साथ जनबल के साथ करेगी। पार्टी का जो उद्देश्य माननीय राजा भैया जी द्वारा कहा गया है सर्व समाज के हित के लिए पार्टी कार्य करेगी और समानता के आधार पे सबको आरक्षण की जो बातें हैं उसमें विचार करेगी और सभी तरह के लोग इसमें अपने जनबल के साथ पार्टी में सहभागिता देंगे। पार्टी का यही उद्देश्य है कि सबके लिए कार्य करें। आगे थोड़ा और सुन लीजिए। पार्टी के इसमें माननीय राजा भैया जी के आदेशानुसार जो है तो ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का सैनिक प्रकोष्ठ भी है जो कि हम लोग पूर्व में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्य करते थे। पार्टी द्वारा ये भी मांग की गई है सरकार से कि समस्त शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसी संदर्भ में फौजियों के लिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके कार्य करने के लिए माननीय राजा भैया जी द्वारा हमारे अनुज संजय सिंह जी हैं जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको सैनिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव के पद पे नियुक्त किया गया है जो कि पूरे देश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। कब गठन हुआ इस पार्टी का? पार्टी का गठन ये 4 वर्ष पूर्व हुआ है जी। क्या आने वाले समय में चुनाव का भी? जी, उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रही है। अभी 100 सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। सीटें माननीय राजा भैया जी द्वारा ये आज प्रेस वार्ता में जी पूरे प्रदेश में चुनाव का इसका आगाज होगा आने वाले चुनाव में। अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई? अभी नहीं, अभी पहले सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जल्दी आएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी व्यस्त हैं, वो चुनाव जैसे उत्तर प्रदेश से खत्म होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को मध्य प्रदेश बिल्कुल बुलाया जाएगा। क्या मानते हैं, क्या जरूरत आ पड़ी जो मध्य प्रदेश में भी अब पार्टी का विस्तार किया जा रहा है? ज़रूरत ये पड़ी कि भाजपा और कांग्रेस जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से रही हैं और मध्य प्रदेश के हालात जो हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, सभी वाकिफ़ हैं उससे। कभी रोड, कभी लाइट, हमेशा तकलीफ़ें यहाँ बनी रहती हैं। इसलिए पार्टी यहाँ पे अपना आगाज कर रही ताकि समस्याओं को दूर किया जा सके। जिसने तनाव से मुक्ति का नियम सीख लिया वो सुदामा के हाल में खुश है। स्वामी रितेश्वर महाराज। जीवन में यदि सुखी रहना है तो सबसे पहले मैं की पहचान होना जरूरी है। उक्त बातें रितेश्वर महाराज ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि अपने मनोविकार को दूर करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। जिसने अपने आप को पहचान लिया वही सुखी है। इस दुनिया में विद्या 2 प्रकार की होती है, एक जीवन की और दूसरी जीविका की। आज हम जीविका के लिए जी रहे हैं। स्वामी रितेश्वरानंद महाराज ने विज्ञान को केवल अभिशाप माना है। उन्होंने कहा कि यह विज्ञानी है जो हमें अत्यधिक उपलब्धि कम समय में दे रही है, लेकिन साथ में बड़ी बड़ी बीमारियों को भी लेकर चलती है। आज के परिवेश में दुनिया में 80% लोग डिप्रेशन के शिकार, भारतवर्ष में 50% लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। जिस दिन वह यह जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ और उसी हिसाब से जीवन जीने लगेंगे, वो अपने आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा रितेश्वर महाराज ने। तो जीते जी मुक्ति को ही मुक्ति कहते हैं। बंधन मुक्त जीवन जीना ही मुक्ति कहलाता है। 5 दिन का महाराष्ट्र में, ये नागपुर में बड़ा सम्मेलन था और हजारों परिवार इससे लाभान्वित हुए। कई ऐसे परिवार
जो 3-3 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रहे थे, इन 5 दिनों के दिव्य शिविर के बाद उनके जीवन में अलग आह्लाद और आनंद उन्हें प्राप्त हुआ, जो उन्होंने शेयर किया। और मुझे ऐसा परम विश्वास है कि हमारे ऋषियों, महर्षियों, मनीषियों, तपस्वियों ने ऐसे ऐसे सूत्र खोज के रखे हैं कि अगर उन सूत्रों का प्रयोग किया जाए ठीक ज़्यादा मॉडर्न न बनकर, सो कॉल्ड मॉडर्न बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट सो कॉल्ड मॉडर्न बनना, अगर अपनी प्राचीन विधियों को अपनाकर हम इस जीवन में चलें तो हर मनुष्य तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। आप जैसा जानते हैं, यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन मोर देन 75-80% लोग एक न एक बार मानसिक चिकित्सक से मिल चुके हैं। दैट मीन्स वो पागल है। जो मानसिक चिकित्सा करा रहा है, मन की चिकित्सा करा रहा है, तो पागलपन उसके भीतर आ गया है। भारत की रेशियो 55% से ऊपर है, ये भी जल्दी 80% पहुंच जाएगी। तो 80% लोग जहां मनोविकार से ग्रसित होंगे, उस देश की आप अगर प्रगति की बात करोगे, उस देश में आनंद और खुशहाली की बात करोगे, इस दुनिया में मनोविकार जिसके भीतर में है, उसे आप चाहे जितना भी समृद्ध बना दो, जितना भी धन दे दो, जितना भी ऐश्वर्य दे दो, पर मन के भीतर ही अगर उसके विकार हैं तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। बना हमारे लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि 30 बार पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, चाहे परमाणु बम हो, चाहे और पता नहीं क्या हाइड्रोजन बना लियो, क्या बना लियो, 30 बार नष्ट हो सकती है पृथ्वी। पर क्या वैज्ञानिकों में या विज्ञान में इतनी शक्ति है कि एक बार पृथ्वी को फिर से हरा भरा कर सके? आप तो जलवायु के लिए सेमिनार करके घूम रहे हैं, जलवायु बच रही है आपका, ग्लेशियर को गलने से बचा नहीं पा रहे आप। तो 30 बार नष्ट करने का तो उपाय आपने बना लिया, छोटे छोटे बच्चों से लेकर पूरे जीव जंतु को मारने का, बचाने का उपाय किसने बताया? तो क्या आप नहीं कह सकते कि विज्ञान हमारे लिए वरदान नहीं बना, अभिशाप बन गया? मुझे लगता है भारत को कम से कम अपनी प्राचीन पद्धति में लौटना चाहिए और एक फ्यूजन पैदा करना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं, फ्यूजन। मैं किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं एक राष्ट्रीय और सनातनवादी विचारधारा का मनुष्य हूँ, जो राष्ट्र के लिए, सनातन हित के लिए काम करेगा। कल राहुल गांधी करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, अगर मायावती करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये स्पष्ट है, ये क्लियर है। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन हित की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो सबको लेकर चलने की बात करेगा, जो भारत की पुरानी खोई हुई गौरव को पुनः उपस्थित करने का प्रयास करेगा, भारत को अफगानिस्तान बनाकर और एकमात्र बचा हुआ गुरुद्वारा का गुरु ग्रंथ लेकर के माथे पे वापस लौटना पड़ता है, मंदिरें बंद हो जाती हैं। अगर आप ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं तो आपको मुबारक होगा। मैं तो ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ जहाँ पर शिवालय और मंदिर में घंटियाँ बजती है। वो कालीचरण जी का नाम आप नाम भी ले, वो उनका अपना व्यक्तिगत मत है, और किसी भी व्यक्ति का भारत राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आज के पहले भी राम, कृष्ण, सीता, द्रौपदी, राधा तक के ऊपर, मैं तो वृंदावन से आता हूँ, राधा रानी के ऊपर तक ऐसी बातें, फिर मकबूल फिदा हुसैन की वो पेंटिंग्स देवी देवताओं की। तो मुझे लगता है कि जिस देश ने पहले से ऐसा आर्डर डाला हुआ है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आज हंगामा क्यों है बर्बाद? पहले भी देखना, आपने अपने बच्चे की आदत जैसी लगाई है, आज अगर वो परिणाम दे रहे हैं तो हंगामा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सच्चाई के साथ, सत्य के साथ आप समझौता करें, सत्य के साथ रहें। और सत्य के साथ समझौता का अर्थ यही है कि एक ही सूत्र दे सकता हूं, एक्सपेक्टेशन 0%, एक्सेप्टेंस 100%। लाइफ का एक सूत्र है, एक्सपेक्टेशन 0%, एक्सेप्टेंस 100%। आप 7 दिन करके देखिए आपकी जिंदगी में। मैं यहाँ आया हूँ, आपका कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे होगा, और जब जाने के बाद आएंगे तो बहुत अहंकारी आदमी निकला। तो एक्सपेक्टेशन आपका था कि मैं बहुत नोबल हूँगा, बहुत प्रणाम करते हुए आऊँगा। ये तो मैंने नहीं कहा था आपसे फ़ोन करके कि मैं प्रणाम करते हुए आऊँगा। तो जब आप एक्सपेक्ट करते हैं और आपको नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाते हैं। एक्सपेक्ट करने वाला कौन था? आप, कोई और नहीं। आपने मौसा से किया, चाचा से किया, घर से किया, सरकार से किया, मित्र से किया, भाई से किया, पिता से किया, पत्नी से किया, प्रेमिका से किया, एक्सपेक्टेशन किया, और आपको रिटर्न नहीं मिला तो आप पागल हो गए। मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेशन 0%,
और एक्सेप्टेंस 100%। ट्राई योर बेस्ट एंड लिव द रिस्क, ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। ये यूथ्स को, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, फिर से कहता हूँ, ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन लड्डू 0% एंड एक्सेप्टेंस 100%। जो आ रहा है वही मेरा है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो बेकार है, क्योंकि दूसरों से किया, अपने मन पर खुद नियंत्रण नहीं है। मैं आपसे सोच के बैठा हूँ, पत्रकार लोग आएंगे तो मुझे चरण छू के प्रणाम करेंगे। कोई चरण नहीं छुआ, यहाँ के कोई पत्रकार अच्छे हैं या आपको किसने कहा था एक्सपेक्ट करने के लिए? खुद ही दुखी होते चले जा रहे हैं। एक्सपेक्ट करोगे और दुखी होगे। इसलिए एक्सपेक्टेशन मत रखिए जीवन में। बिंदास जिसको बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं बिंदास, मैं तो बिंदास जीता हूँ गुरु जी, पर जीते कहाँ हूँ मेरे लाल? कहीं एक ब्रेकअप हो गया तो टेकअप हो जाता है, मामला खराब हो जाता है। तो बिंदास केवल बोलने से थोड़ी होगा, बिंदास जीना पड़ेगा। और उसका यही सूत्र है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, जो मिल गया वो मेरे प्रभु की कृपा और मेरे कर्म। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।